उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद किसी भी ऐसी जिम्मेदारी से नहीं लेनी चाहिए जो इस पद से बड़ा नहीं हो। मंगलवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेश जाकर भी सीजीआई गवाई भारत में दलितों की बात करते रहे। बोलते कि भारत में सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले वे दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश, या तो आप बौद्ध हैं या दलित हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके पिता उनके जन्म के समय में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। विधान परिषद का सदस्य आसान नहीं होता, विधानसभा में आप चुनकर जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य बन गए थे 1964 में। सिंघवी साहब ने कहा नहीं माय लॉर्ड, आप ही पर मुझे भरोसा है, आप ही इस मामले की सुनवाई करें। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी उस पर सहमति दी और गवई साहब उस समय सीजीआई नहीं थे। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। गवई साहब मई में जस्टिस संजीव खन्ना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और नवंबर में वो रिटायर हो जाएंगे। तो जैसे संजीव खन्ना 6 महीने इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, ये 8 महीने रह लेंगे, लेकिन रिटायर हो जाएंगे चंद्रचूड़ की तरह ही। भले ही चंद्रचूड़ 2 साल से ज्यादा समय तक इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन जब जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर होने लगे, चंद्रचूड़ के काल के बाद जब संजीव खन्ना रिटायर होने लगे, तो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की वो रिटायर होने के बाद कोई पॉलिटिकल पद नहीं लेंगे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद किसी भी ऐसी जिम्मेदारी से नहीं लेनी चाहिए जो इस पद से बड़ा नहीं हो। इस बात को बहुत क्लियरली सीजीआई गवई ने कहा। जस्टिस संजीव खन्ना की राह पर चलते हुए सीजीआई गवई ने कहा मुख्य न्यायाधीश बनने से ठीक पहले कि वो जब रिटायर होंगे तो कोई पद नहीं लेंगे, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत बड़ा होता है। इससे बड़ा पद यदि उपलब्ध नहीं होगा तो वो कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब वो सरकार द्वारा प्रलोभन का से कोई पद नहीं लेंगे। ये बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने नहीं कही थी, इससे पहले सामान्यतः किसी जज ने ये बात नहीं कही थी। लेकिन संजीव खन्ना ने कभी कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया। राजनीतिक बयानबाजी से तो वैसे चंद्रचूड़ भी बचते थे, लेकिन बोलते तो थे। सीजीआई गवई जब मुख्य न्यायाधीश बने तो लोगों ने कहा कि जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद ये देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन सीजीआई गवई ने खुद को दलित चीफ जस्टिस के बदले भारत का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस कहा। अब है ना कमाल की बात। सीजीआई गवई खुद को दलित चीफ जस्टिस मानने के बदले उन्होंने कहा कि मैं देश का पहला बौद्ध चीफ जस्टिस हूं। हो सकता है कि किसी चीज में पहला कहलाने का एक अलग गुरूर होता है। पहला के बाद दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास जब भी पलटा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि इस देश का पहला दलित चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन थे। दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, ये कोई नहीं देखता। इसीलिए गवई को यह लगा कि वो इस देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस कहलाएं ताकि इतिहास में इस ढंग का नाम। लेकिन सीजीआई गवई आजकल हर मंच से जो बयानबाजी करते हैं वो चौंकाता है। रिटायरमेंट, इसीलिए हमने कहा क्या रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन संदेह होता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद अनोखा काम करेंगे सीजीआई गवई जो किसी ने नहीं किया। सीजीआई गवई हर मंच से दलितों की बात, पिछड़ों की बात, शोषितों की बात करते हैं। अब कितना इंसाफ दलितों को मिल पाता है, शोषितों को मिल पाता है, ये अलग बात है। लेकिन सीजीआई गवई कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीजीआई गवई, अब देखिए जरा सा, सीजीआई गवई को लेकर के, मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ ना कि अछूत। सीजीआई बीआर गवई ने ऐसा क्यों कहा? अब इसको आप अलग अलग चीजों में जाकर के इसकी व्याख्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने संविधान को स्याही में अंकित एक शांत क्रांति, एक परिवर्तनकारी शक्ति बताया जो न केवल अधिकारों की गारंटी देता है बल्कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित
लोगों के लिए सक्रिय उत्थान करता है। मंगलवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विदेश जाकर भी सीजीआई गवाई भारत में दलितों की बात करते रहे, बोलते कि भारत में सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले वे दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश। या तो आप बौद्ध हैं या दलित हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। दलित या क्या पॉलिटिक्स करने के लिए, चूंकि बौद्धों की संख्या दुनिया में कम हो रही है, तो बौद्ध होने का दावा करने से उनका पॉलिटिकल चीजें बहुत नहीं सधता। या तो आप दलित हैं या बौद्ध हैं। बौद्ध एक अलग पंथ है, मजहब है, और दलित हिंदू समाज का एक हिस्सा है। बौद्ध भी हिंदुओं अलग, बौद्ध धर्म अलग अलग मजहब से लोग आए, लेकिन दलित जो हैं वो हिंदू समाज का ही हिस्सा है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले ज्यादातर दलित ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित हैं। चाइना में बौद्ध धर्म अपनाने वाले, तिब्बत में बौद्ध धर्म अपनाने वाले कोई दलित नहीं है। पूर्वोत्तर में बौद्ध धर्म अपनाने वाले कोई दलित हैं ऐसा नहीं है, आदिवासी भी हैं। तो आप या तो दलित हैं या फिर आप बौद्ध हैं, लेकिन सीजीआई गवाई को दोनों होने का आनंद चाहिए। पहला कहलाने के लिए बौद्ध चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल बातों के लिए बौद्ध से आपको राजनीतिक सिद्धि नहीं होगी, इसीलिए खुद को दलित कहना भी जरूरी है। इसीलिए ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या सीजीआई गवाई की कोई बड़ी योजना है क्या? हर मंच पर सीजीआई गवाई दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं कि संविधान की ताकत से वो यहां तक पहुंच गए, संविधान की ताकत से पहुंचे। कई दशक पहले भारत में लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था। उन्होंने कहा कि वे अशुद्ध हैं, उन्होंने कहा था कि वे अशुद्ध हैं, कि वे इस जाति से नहीं हैं, अपनी बात नहीं कर सकते। लेकिन आज हम यहां हैं जहां उन्हीं लोगों को एक व्यक्ति देश और न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर खुलकर बोल रहा हूं। ये अच्छी बात है, चलिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा संविधान की ताकत है कि जो सर्वोच्च पदों पर वंचित लोग पहुंच रहे हैं, और बार बार अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकरवादी, क्योंकि इनके पिता अंबेडकरवादी। अब क्यों सीजीआई गवाई ऐसी बातें करते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। सीजीआई गवाई के बारे में कहा जाता है कि वो दलित बस्ती से आए, पिछड़े बस्ती से आए, लेकिन सीजीआई गवाई किनके पुत्र हैं ये देश को जानना बहुत जरूरी है। ये सीजीआई गवाई के पिता हैं आर.एस. गवाई। ये जो रामकृष्ण गवाई खुद को लिखते हैं, भूषण रामकृष्ण गवाई, तो रामकृष्ण इनके पिता का नाम है, आर.एस. गवाई ये पिता हैं। ये कौन थे आर.एस. गवाई? आर.एस. गवाई, सोचिए, जिस व्यक्ति का पिता केरल का गवर्नर रहा हो, बिहार का गवर्नर रहा हो, सिक्किम का गवर्नर रहा हो, महाराष्ट्र में राज्यसभा का सांसद रहा हो। अब जरा इस चीज को और जरा पुख्ता से जरा समझिए, पीछे से आइए। इसको क्यों समझने की जरूरत है और ये इतनी महत्वपूर्ण खबर क्यों है? महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद रहे हैं बी.आर. गवाई के पिता। महाराष्ट्र के राज्यसभा के सांसद रहे 2002 से लेकर 2006 तक। उसके बाद इनको क्या किया गया, जरा समझिए, नीचे से आइए। रामकृष्ण सूर्यभान गवाई, ये भूषण रामकृष्ण गवाई के पिता हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिता हैं रामकृष्ण सूर्यभान गवाई। 30 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ और लगातार ये बी.आर. अंबेडकर के अनुयायी रहे, यानी बी.आर. अंबेडकर के साथ पॉलिटिक्स में, मतलब अपने शुरुआती जीवन में ही अंबेडकर साहब के साथ जुड़ गए थे। तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा अंबेडकर के इतना क्लोज पहुंचना। अंबेडकर नाम ही एक ब्राह्मण ने दिया हुआ है उनको। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बन गए 1964 में, जुलाई 1964 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बन गए। मतलब बी.आर. गवाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पिता उनके जन्म के समय में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। विधान परिषद का सदस्य आसान नहीं होता, विधानसभा में आप चुनकर जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य बन गए थे 1964 में। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके पिता 1964 में ही, मतलब उनके जन्म के इर्द गिर्द ही, वो जब वो 2-3 साल के रहे होंगे तब इनके पिता विधान परिषद के सदस्य थे। तो सोचिए कितना कद्दावर रहे होंगे, कितने प्रभावशाली रहे होंगे। उस दौर में जो कोई विधान परिषद का यदि सदस्य होगा तो सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। 1964 में विधान परिषद के सदस्य थे महाराष्ट्र में, मुंबई में। 1968 से 78 तक वे विधान परिषद के उपसभापति थे। किनके पिता? बी.आर. गवाई के पिता, चीफ जस्टिस के पिता।
और ये भी इनके बारे में कहा जाए कि झुग्गियों में रहे हैं तो कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। 1978 से 1982 तक विधान परिषद के अध्यक्ष थे। किसके पिता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिता। 1990 से 91 का कार्यकाल विधान परिषद का अध्यक्ष का रहा। फिर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता, लीडर अपोजिशन, सामान्य बात नहीं है, लीडर अपोजिशन हो गए 1986 से 1988 तक। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से आते थे और उसके बाद 1998 से 1999, जो छोटा उस समय जो संसद बहुत छोटी हुआ करती थी, बार बार चुनाव हो रहे थे, जब भारत के प्रधानमंत्री देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल इस तरह से बनते जा रहे थे। 13 दिन के लिए अटल जी की सरकार बनी, फिर 13 महीने के लिए बनी। ये लगातार ये वो दौर था 1996 से लेकर के 99 तक का दौर था, जो 3-3, 4-4 महीने, मतलब हर साल चुनाव ऐसे हो रहे थे, उस दौर की बात है। अब जरा देखिए बी आर गवई साहब, दरअसल एक अम्बेडकरवादी पार्टी इन्होंने बनाई थी, दलितों की पार्टी बनाई थी, और उसके बड़े कद्दावर नेता थे। जब सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार बनी, तो मनमोहनी सरकार जब 2004 में बनी, तो महाराष्ट्र में दलितों के वोट को साधने के लिए बी आर गवई के पिता रामकृष्ण गवई को 2006 में सोनिया गांधी ने बिहार का राज्यपाल बना दिया। बिहार का राज्यपाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बनेगा, बिहार का राज्यपाल बना दिया 22 जून 2006 से 2008 तक। किसने बनाया? सोनिया गांधी ने। तो सोनिया के कितने करीब थे गवई साहब के पिता, ये साफ दिख रहा है। सोनिया की मनमोहनी सरकार थी, मनमोहन सिंह तो एक रबर स्टाम्प थे, मनमोहन सिंह की तो कोई औकात थी नहीं। ये पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह की हैसियत क्या थी। उसके बाद 2006 से 13 जुलाई 2006 से 12 अगस्त 2006 तक इनको सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया, अतिरिक्त प्रभार। 11 जुलाई 2008 से 2011 तक ये केरल के राज्यपाल रहे। अब सोचिए, यदि सोनिया गांधी की जो सरकार थी, मतलब बी आर गवई के पिता महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक, अध्यक्ष और सर्वे सर्वा रहे। उस पार्टी का महाराष्ट्र के दलितों के वोट में एक विशेष प्रभाव था। उस पार्टी से बी आर गवई आते थे, जिस बी आर गवई के पिता रामकृष्ण गवई आते थे, जिसका प्रभाव इतना था कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी के दौर में उनके साथ समझौता किया और बाद में उन्हें राज्यपाल बना करके, सीजीआई जो अभी चीफ जस्टिस है उनके पिता को राज्यपाल 6 साल तक बना करके अपने कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी ने उनकी पार्टी को साधा। और यही वजह है कि बी आर गवई जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने राहुल गांधी के मामले पर सुनने से इनकार करते हुए, अनिच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से हैं और मेरे पिता कांग्रेस पार्टी के एहसान पर राज्यपाल रहे, इसीलिए हो सकता है कि मेरे जजमेंट का प्रभाव निगेटिव जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई सिंघवी साहब ने कहा, नहीं माय लॉर्ड, आप ही पर मुझे भरोसा है, आप ही इस मामले की सुनवाई करें। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी उस पर सहमति दी और गवई साहब उस समय सीजीआई नहीं थे, चंद्रचूड़ ने जो बेंच गठित किया था उसमें गवई को ही ये जिम्मेदारी दी थी और गवई साहब की अध्यक्षता वाली बेंच ने वो ऐतिहासिक फैसला दिया जो कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी को न सिर्फ सजा पर रोक लग गई, बल्कि राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी गई और राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी, सीजीआई गवई के जजमेंट से राहुल गांधी फिर से संसद के सदस्य बने। अब चंद्रचूड़ साहब कितना साख बचा करके गए हैं ये दुनिया जानती है कि उन्होंने स्पेशल बेंच तिस्ता सीतलवार जैसे बैड कैरेक्टर महिला, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, जिस तिस्ता सीतलवार के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं कि उसने गुजरात में दंगा पीड़ितों, सो कॉल्ड दंगा पीड़ितों के नाम पर उगाहे गए चंदों को लेकर के उसने महंगे महंगे सामान खरीदे। उस तिस्ता सीतलवार को सीजीआई रहते हुए चंद्रचूड़ ने जो मौज कराया, उस बेंच की अध्यक्षता भी गवई साहब ही कर रहे थे। खैर, कोई भी कर सकता था, लेकिन जिस तरह से सीजीआई गवई के पॉलिटिकल बयानबाजी हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो एक नया मिसाल पेश करेंगे?
कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद बनाएंगे या फिर एक नए सिरे से एक नई मैसेजिंग देंगे। उन्होंने ऐसे वायदा किया है कि वो सीजीआई हटने के बाद कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे, कोई पद भी नहीं लेंगे। लेकिन वादा है कि टूट जाता है। आमतौर पे पॉलिटिकल बयानबाजी से दलितों, इस तरह की बातों से बचते हैं जजेस। लेकिन दलितों की बात, पिछड़ों की बात वो तब करते हैं जब वो कहते हैं कि वो दलित सीजीआई नहीं, बौद्ध सीजीआई। कमाल की बात यह है कि सीजीआई बनने के बाद से पहले आमतौर पे इस तरह की आवाज कि सुप्रीम कोर्ट में दलितों, पिछड़ों, गरीब गुरबों की आवाज हो, ऐसा देखा कम जाता है। यहां सफेद पोशों की आवाज होती है। यहां तिस्ता सितलवारों को मौज मिलता है। यहां केजरियों को विशेष सुविधा मिलती है, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए बेल मिल जाता है। यहां बड़े बड़े आतंकवादियों को राहत मिल जाती है। यहां माफियाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था होती है कि वो दूसरे राज्य में एफआईआर करवा करके अपने राज्य में आए। मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट से किसका सहारा लिया और रोपर के पंजाब के जेल में एक फर्जी केस दर्ज करवा लिया, ताकि दर्जनों केस जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उस पर शिकंजा ना कसा जा सके। तो मुख्तार अंसारियों, आजम खानों, अतीक अहमदों को मौज दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट में दलितों और पिछड़ों की कितनी बात होती है। दलितों, पिछड़ों, गरीब गुरबों, आम आदमी को कितना इंसाफ मिल पाता है। यदि ये मिल जाए सीजीआई गवई के दौर में, तो इस देश पर यह एहसान होगा, न्याय पर भरोसा होगा, बनिस्बत इस बात की राजनीतिक बयानबाजी से। इस देश में आम आदमी की धारणा यही है कि यहां पर मुख्तार अंसारियों को, अतीक अहमदों को, आजम खानों को, केजरीवालों को, राहुल गांधियों को मौज मिलता है। यहां बुलडोजर ब्रेक लग जाता है इसलिए ताकि अवैध निर्माण जारी रहे, ताकि इंक्रोचमेंट जारी रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि अवैध निर्माण चाहे जहां कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन जब कभी भी बुलडोजर सत्ता और सिस्टम ने अवैध निर्माणों पर चलाया, फिक्सरों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और कई बार बुलडोजर ब्रेक हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। यदि वो दलितों के मसीहा खुद को मानते हैं, पहले दलित ने सीजीआई मानते हैं, तो उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में दलितों को इंसाफ मिले, ना कि सफेद पोशों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। इस देश में आम धारणा बन गई, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ों, दलितों, गरीब गुरबों की आवाज नहीं सुनी जाती। ये बात मैं नहीं कह रहा, चंद्रचूड़ के साथ बेंच टेबल पर बैठ करके भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी की कोर्ट होनी चाहिए, इसे बेल कोर्ट नहीं होना चाहिए। गरीब गुरबों को बेल नहीं मिल पाता क्योंकि उसके लिए कोई बेल देने वाला गारंटर नहीं मिलता, लेकिन सफेद पोशों को तुरंत बेल मिल जाता। ये भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कई बार कहा। उम्मीद की जानी चाहिए सीजीआई गवई के दौर में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को के लिए सुप्रीम कोर्ट आश्रय बनेगा, ना कि सफेद पोशों। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें और उस पर अमल अलग अलग चीजें। इस देश को क्यों लगता है यहां सफेद पोशों को, माफियाओं को सुना जाता है, उन्हें राहत मिलती है। इंक्रोचमेंट, अवैध निर्माण करने वाले फिक्सरों के सहारे इंसाफ पा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट साख का मंदिर है, इसकी साख बरकरार रहे। इसीलिए ऐसा क्यों लगता है कि सीजीआई गवई के जो बयानबाजी बाहर हैं वो राजनीतिक ज्यादा दिखते हैं। क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे? वैसे उन्होंने इस देश से वायदा किया कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन क्या कोई नया पद क्रिएट करेंगे? अपने पिता की तरह कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? देश इंतजार करता है, कई बार वायदे टूट जाते हैं। सत्ता और ताकत कभी किसी के पास होती नहीं है। आज सीजीआई हैं, कल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कई जजों के रिटायरमेंट के बाद के कार्यकाल ही ज्यादा चर्चा में होते हैं। वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।